ठीक है, तो ग्रेविटेशन की पहली चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। कोई भी दो बॉडी जिसका कुछ मास होगा उनके बीच के अट्रैक्टिव फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। जैसे मेरे और आरुष के बीच का जो भी अट्रैक्शन फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स है। मेरे और काव्य के बीच में भी जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो एक तरह का ग्रेविटेशन फोर्स है। मेरे और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स जो फोर्स है वो एक ग्रेविटेशन फोर्स है। बट क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है काव्य से, इसलिए मैं काव्य की तरफ अट्रैक्ट ना होकर ना अर्थ से अट्रैक्ट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब ये एक तरह का फोर्स है जो हर बॉडी में एग्जिस्ट करता है जिसके पास भी मास है। हमें पता है कि हर मैटर का मास होता है, ठीक है। तो दिस दिस फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू मासेस। वो मास कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी छोटे क्यों ना हो, है ना, उनका मास m1 m2 अगर है एंड इफ दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, then this force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them, square। ठीक है, इसका मतलब जितना ज्यादा मास हेवी होगा ना उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और जितना ज्यादा दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा उतना कम फोर्स होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम होगा, डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा। समझ रहे हैं? दिस इज व्हाट इज मेंट बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जो डायरेक्टली रिलेटेड है। मास बढ़ाओ फोर्स बढ़ेगा, मास कम करो फोर्स कम होगा। एम आई क्लियर? ठीक है, तो इस फोर्स को अपन कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहां पे r है दोनों बॉडी के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस। सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस, सिर्फ सरफेस टू सरफेस नहीं, सेंटर टू सेंटर। समझ गए? अगर ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस r है। तो r को रेडियस मत समझना, ठीक है। स्मॉल r क्या है? आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ टू बॉडीज, ठीक है। ओके, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगाया था, दैट वाज g, कैपिटल G नाम दिए थे इसको अपन, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जहां पे g का नाम क्या था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या थी? 6.67 into 10 to the power minus 11 यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। पर तो बोले नहीं, माइनस मतलब पर हो गया ना, पर केजी स्क्वायर। और ये कहां से आया था मैंने ये भी बताया था, मैंने बोला आप लोग को यूनिट नहीं रखना है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो यहीं से आप जी का वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा? जी का वैल्यू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 होगा। एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 होगा। एफ का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर स्क्वायर है, और मास का यूनिट केजी, क्योंकि केजी नीचे ऊपर आएगा तो -2। समझ में आया? तो यूनिट रटना नहीं है किसी भी चीज की, है ना? क्लियर? इसके बाद ये तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया ना। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखिए थे कि ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का ही होता है। क्या होता है? ये हमेशा अट्रैक्टिव, कभी भी अर्थ हमें रिपेल नहीं करता। समझ रहे हैं? अर्थ हमेशा हमें अपने सरफेस की, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट क्या है? ये एक स्क्वायर लॉ डिवाइस है। क्या है? स्क्वायर लॉ। स्क्वायर लॉ है। स्क्वायर लॉ क्यों बोल रहे हैं अपन? क्योंकि वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। नीचे अपन आर का स्क्वायर किए ना, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर है ना। मतलब अगर आप डिस्टेंस को पहले से हाफ करते हो, पहले डिस्टेंस इतना था, अब आपने उसको हाफ कर दिया है, तो फोर्स जो है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। 4 टाइम्स क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इससे हाफ का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2। हाफ का रेसिप्रोकल कितना होगा? आप हाफ को वापस 1/2 कर दो तो 2 होगा ना, और स्क्वायर बोल रहे तो 4 टाइम्स हो गया। मतलब डिस्टेंस जितना कम करोगे फोर्स उतना बढ़ेगा, वो भी स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ेगा।
आपने मान लो डिस्टेंस 3 गुना बढ़ा दिया, तो अब तो फोर्स कम होना है ना, तो वो 1/3 का स्क्वायर यानी कि 9 गुना कम हो जाएगा फोर्स। समझ क्लियर? यहां मैंने फोर्स डिस्टेंस को आधा किया था, अब मान लो मैं डिस्टेंस को 3 टाइम्स कर रहा हूं, 3 गुना बढ़ा रहा हूं, तो अब आपका जो फोर्स है ना वो 1/9 टाइम्स हो जाएगा, कम होगा। आप लोग समझ रहे हो ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब? डिस्टेंस कम किए फोर्स बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ाए फोर्स कम, वो भी स्क्वायर के फॉर्म में हो रहा है कम। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, अभी अपन बोल रहे हैं कि स्क्वायर लॉ, स्क्वायर लॉ। ठीक है, एक और पॉइंट है कि ये एक तरह का सेंटर फोर्स है। सेंटर फोर्स का मतलब क्या है? हमें अर्थ का सरफेस नहीं खींचता। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, तो अर्थ का सरफेस उसको नहीं खींचता है, कौन खींचता है? अर्थ का सेंटर उसको खींचता है अपनी तरफ, इसलिए इसको कहते हैं सेंट्रिक फोर्स। क्या है? एक तरह का सेंट्रिक फोर्स। मैं भी अगर आपको खींच रहा हूं तो मेरे सेंटर से फोर्स आ रहा है, कोई भी बॉडी के सेंटर से फोर्स आता है, सरफेस से, इट इज अ काइंड ऑफ सेंट्रिक फोर्स। क्लियर है? ग्रेविटेशन फोर्स। इसके बाद अपन लास्ट क्लास में देखे थे स्मॉल जी क्या होता है, ग्रेविटी जिसको अपन बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे पेन को मैंने अगर छोड़ दिया तो पेन अपने आप गिरा ना, इसको मैंने फेंका नहीं है, मैंने छोड़ा है। छोड़ने और फेंकने में अंतर होता है ना, फेंकना तो ऐसा होगा जोर से एक फोर्स लगा के फेंका जाए, बट मैंने तो क्या किया है, सिंपली छोड़ा है, राइट? तो ये नीचे क्यों आया? आप एक ग्रेविटी बोलोगे, है ना, मतलब इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है ना, तब तो ये नीचे आ रहा है। कोई भी चीज में फोर्स लगेगा तभी वो मूव करेगी, बिना फोर्स से तो बॉडी मूव नहीं करेगी ना, तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। अब हमने लॉ ऑफ मोशन में एक चैप्टर में पढ़ा है फोर्स क्या होता है, एम इंटू, ये पढ़ा है हमने, फोर्स क्या होता है, एम इंटू, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। इस पेन का कुछ ना कुछ मास होगा और ये गिर रहा है तो कुछ एक्सेलरेशन से गिर रहा होगा, और वो एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण है। इसलिए अपन एक ही जगह क्या लिख देंगे, जी, जहां पे जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ही है वो, बट इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण उसको एक्सेलरेशन मिल रहा है। इसलिए देखो नाम भी ऐसे ही रखे उसका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन, स्मॉल जी। ये इसका फोर्स हो गया इस बॉडी का। इस बॉडी ये जिस फोर्स से गिर रही है ना, ये वो फोर्स है, F इज इक्वल्स टू mg। है ना क्लियर? जो भी इसका m होगा आप इसको g से मल्टीप्लाई कर दो, g सबके लिए सेम होगा। फिर हम देखेंगे कैसे g सबके लिए सेम होगा। ये क्लियर है सबको? अब यही चीज आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ये पेन को ना अर्थ खींच रहा है अपनी तरफ, ये पेन को अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, तो कितने फोर्स से खींचेगा? वो तो आप लोग वैल्यू बता रहे हो, पर निकालें कैसे? F इज इक्वल्स टू mm g अपॉन r स्क्वायर, वही m1 m2 g अपॉन r स्क्वायर। जो पीछे ग्रेविटेशन फोर्स देखे ना अपन, एक पेन एक अर्थ, अर्थ और पेन के बारे में बात हो रही है ना। यहाँ पे दो बॉडी कौन सी, एक अर्थ है और एक पेन है छोटा सा, इसलिए इसका मास को मैंने छोटा एम दिया है, और अर्थ बड़ा है इसलिए इसके मास को मैंने कैपिटल एम दिया है। अर्थ का मास अपन लिखे थे 6 × 10⁻24 kg, ये अर्थ का मास एज्यूम किया जाता है, ठीक है। और अर्थ का एक रेडियस होता है 6.4 × 10⁶ मीटर, इतना मीटर है, ये 1 मीटर होता है, ये 1 मीटर है, राइट। ये तो 6.4 × 10⁻⁶ मतलब कितना है, 64 और 5 0 और इतना मीटर, तो उसका सिर्फ रेडियस है। ये घूमेगा ऐसे पूरा, तब वो एक स्फीयर बनाएगा ना। हालांकि अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, अर्थ स्फीयर नहीं होता, फिर तुम वो भी देखेंगे, ठीक है। पर ठीक है, एक एज्यूम करना था तो उन्होंने एक रेडियस लिया है, दैट इज द दिस वैल्यू 6.4 × 10⁶ मीटर, ठीक है। अब एवरेज निकाला है, ठीक है। तो अगर ये बॉडी अर्थ में, ये पेन अर्थ में है ना, अर्थ के सरफेस में गिरेगा यहाँ से ऐसे, तो ये मान लेते हैं कि 1 मीटर में है अर्थ। अर्थ का खुद का रेडियस 6.4 × 10⁶ मीटर है, ये 1 मीटर के सामने कुछ भी नहीं है। 1 मीटर में इग्नोर कर सकता हूँ ना, क्योंकि इतने सारे मीटर के सामने 1 मीटर कुछ वैल्यू नहीं है उसकी। भले मैंने अर्थ में पेन को नहीं रखा है, अर्थ के ऊपर है ना पेन, अभी अर्थ के मान लो ये अर्थ है और ये पेन है 1 मीटर के ऊपर,
और अर्थ का खुद का रेडियस इतना बड़ा है, क्योंकि अपन को डिस्टेंस निकालना है दोनों के बीच का। अब कैसे निकालोगे फोर्स? m1 इंटू m2 अपॉन r, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये होता है m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर इंटू g। तो यहाँ पे आप m1 की जगह इसका मास रखोगे, कैपिटल M की जगह ये रखोगे, कैपिटल G की वैल्यू अपन पीछे लिखे हैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और कैपिटल R की जगह आप रेडियस रखोगे अर्थ का। समझ रहे हैं? हाँ। कितना मीटर से लोग इग्नोर कर सकते हैं? 100-150 मीटर तक आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि इसके सामने 100-150 मीटर कुछ नहीं, बट जहां वो किलोमीटर में बात जाएगी ना तो अपन इग्नोर नहीं करेंगे, तब जी का वैल्यू डेफिनेटली कम होना चालू होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये दोनों फोर्स को अपन इक्वेट करेंगे, ध्यान देना ना। एक फोर्स अपन पढ़े थे mg, और एक फोर्स अभी पढ़े अपन gmm अपॉन r। क्लियर है यहाँ पे सबको? तो ये स्मॉल एम कैंसिल, तो स्मॉल जी आने की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? कैपिटल जी के ऊपर, अर्थ के मास के ऊपर, और अर्थ के रेडियस के ऊपर। इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द मास ऑफ बॉडी। मतलब मैं हूं, आप हो, ये पेन हो, या ये बॉटल हो, या ये पेपर हो, उसका वजन सबसे कम है इन सब चीजों में, सबको सेम ग्रेविटी फील होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। am I clear? है ना? तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, g की वैल्यू डालोगे 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, m की वैल्यू डालोगे 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, और r की वैल्यू डालोगे 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स, और जब सॉल्व करोगे पूरा तो g की वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है? जो प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करेगा, क्योंकि प्लैनेट टू प्लैनेट मास चेंज होगा ना। अर्थ का मास अलग है, मार्स का मास अलग है, मून का मास अलग है, तो इसलिए ग्रेविटी भी प्लैनेट टू प्लैनेट या प्लेस टू प्लेस वेरी करती है ग्रेविटी। बट जी, कैपिटल जी, इसका नाम ही देखो यूनिवर्सल सामने क्यों लिखे हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। हमें क्लियर? हमें लास्ट क्लास के लास्ट टॉपिक में कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में डिफरेंसेस लिखे थे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैपिटल जी का नाम क्या था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट का यूनिट क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और ये तो एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट क्या था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, आप कहीं पे भी चले जाओ, इसकी वैल्यू हमेशा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 ही रहेगी, बट इसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। इट विल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है? ऑल्सो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। हमने देखा था ना, लास्ट पॉइंट लिखे थे कि सेंटर ऑफ अर्थ में ग्रेविटी की वैल्यू 0, क्योंकि ये फोर्स ग्रेविटी कहां से लग रही है? सेंटर से। अगर आप अट्रैक्ट होते 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 सेंटर तक पहुंच गए, मान लो कहीं पहुंचोगे नहीं बट पहुंच गए, तो वहां पे और फोर्स नहीं लगेगा आपके ऊपर, क्योंकि आप तो पहुंच चुके, जहां जो आपको खींच रहा था आप वहां तक पहुंच चुके, तो अब आपको फोर्स कौन लगेगा? आपकी ग्रेविटी वहां पे क्या हो जाएगी? 0। क्लियर है? तो इसलिए ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ अर्थ इज 0। ऊपर से हमने एक और चीज देखी थी कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं होता है। अर्थ का जो ऊपर का एंड है ना, वो फ्लैट होता है, और आजू बाजू वाले एंड थोड़े से निकले हुए रहते हैं, बल्जिंग आउटवर्ड्स। तो एक तरह का एलिप्स बोलते हैं इसको, ओवल बोल सकते हो या एलिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एलिप्स। इट इज नॉट स्फीयर। ग्लोबॉइड हो सकता है। हम लोग तो मैथ्स में इसको एलिप्स शेप बोलते हैं। जैसे मैथ्स में बहुत सारे शेप होते हैं ना, ज्योमेट्री, उसमें मैथ्स में इसको एलिप्स बोलते हैं। ठीक है? तो इसमें क्या है, यहाँ पे आपका अर्थ का 2 रेडियस होता है। ऊपर वालों को बोलते हैं अपन पोल्स, ऊपर नीचे वालों को पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये कहलाते हैं इक्वेटर।
आपको दिखने में समझ में आ रहा होगा ना, इक्वेटर का रेडियस बड़ा है और पोल का रेडियस छोटा है, दिख रहा है सबको? इक्वेटर का रेडियस बड़ा है, आर ई इज ग्रेटर देन आर पी, ऐसा कहीं लिखे थे कि रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। अब याद करो जी का फॉर्मूला क्या था, जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ग्रेविटी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब जहां का रेडियस ज्यादा होगा वहां पे ग्रेविटी कम होगी, क्योंकि जी और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो रेडियस इक्वेटर का ज्यादा है तो ग्रेविटी इक्वेटर में कम होगी। पोल का रेडियस ज्यादा कम है तो ग्रेविटी पोल में ज्यादा। समझ में आ रहा है? आपको यहाँ पे कम ज्यादा ग्रेविटी फील होगी इन कंपैरिजन टू इक्वेटर। क्लियर है? इनके रेडियस में लगभग 27-28 किलोमीटर का अंतर होता है। ये जो डिस्टेंस है ना, 27-28 किलोमीटर छोटा बड़ा है, बस इतना ही डिफरेंस है रेडियस में। समझ रहे? मतलब कोई एक रेडियस 27 किलोमीटर बड़ा है, 27 किलोमीटर, समझ रहे हैं ना? मतलब 27,000 मीटर बड़ा। ठीक है, क्लियर है चीज? ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखे थे ना अलग अलग नोट बना बना के। और एक पॉइंट और लिखे थे कि हाइट के साथ ग्रेविटी कम होगी। जैसे आप मान लो ये आपका सरफेस ऑफ अर्थ है, अभी तो पेन को मैंने 1 मीटर से छोड़ा तो आप 1 मीटर इग्नोर कर दिए, पर अगर आप बहुत ज्यादा हाइट में हो अर्थ से, जैसे हाँ आप एक हाई माउंटेन में है, किसी माउंटेन की पीक में है, तो डेफिनेटली वहां पे आपकी ग्रेविटी थोड़ी सी कम फील होगी। ठीक है, तो ये h आपकी हाइट है अर्थ के सरफेस से और ये रेडियस है अर्थ का, तो आपकी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी सेंटर से r प्लस एच। तो आपके लिए g क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। हो गया ना, नीचे वाला क्वांटिटी बड़ा हो गया तो ग्रेविटी अपने आप कम हो जाएगी। समझ रहे हैं? डिनोमिनेटर जितना बड़ा करोगे ना वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी। है ना क्लियर? और डिनोमिनेटर जितना छोटा करोगे ग्रेविटी उतनी बड़ी। है ना क्लियर? यहां तक अपन देखे थे, है ना? आज आगे बढ़ते हैं। फ्री फॉल, मतलब फ्री फॉल पढ़ाने का मेन रीजन बस मेरा ये था कि हमने जो 3 इक्वेशन देखे हैं ना, v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, बस मोशन चैप्टर में देखे थे ना। फिर u इज इक्वल सॉरी f इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a। ये 3 इक्वेशन देखे थे ना, ये तो लीनियर मोशन के लिए थे जब हम सीधे रोड पे चढ़ रहे हैं। और अगर आप ऊपर से नीचे गिर रहे हो या नीचे से ऊपर जा रहे हो तब थोड़ा बहुत चेंजेस आता है इक्वेशन में। क्या चेंजेस आता है बताता हूं आपको। हाँ, अभी तक ए बोल रहे थे, अब उसको अपन जी बोलेंगे क्योंकि अब एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण हो रही है। तो ये इक्वेशन चेंज होगी, क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस जी। समझ रहे? एक ही जगह जी आके बस, और जी का वैल्यू हमें पता है 9.8। अगर हम अर्थ सरफेस में है या थोड़ा सा हाइट में है तो 9.8। है ना क्लियर? अप्रॉक्स अपन 10 भी लेते हैं, कई जगह 9.8 को 10 भी लिया जाता है। पर अगर क्वेश्चन में 9.8 बोला है कि टेक g इज इक्वल्स टू 9.8 तो फिर 9.8 ही लेना, अपने मन से 10 नहीं लेना है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? सेकेंड इक्वेशन में जो s है ना, s क्या था, डिस्प्लेसमेंट था ना, पर अब क्या हो जाएगा, हाइट। अब क्या हो जाएगा वो, तो s की जगह मैं लिख दूंगा h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू। यहां तक क्लियर है सबको? ये अब आपके नए इक्वेशंस ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर के लिए। उसके अलावा जब हम अपवर्ड मोशन में रहते हैं तब ये इक्वेशंस का क्या हाल होगा, ध्यान देना। अपवर्ड मोशन मतलब बस ऊपर तक, नीचे वाला नहीं। मैं रोक नहीं सकता ना, कहीं वहां रुक चल जाता। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आज अपने पास ऐसा रहता तो हम यहाँ बहुत डेमोन्स्ट्रेट कर देते। बस ये इसका अपवर्ड जो मोशन है ना, ये बस यहाँ तक है। इस मोशन में क्या होगा देखो, हमने कुछ वेलोसिटी से ऊपर देखा है। अपवर्ड मोशन के लिए वेलोसिटी चाहिए ना, वरना ये तो ऊपर जाएगा ही नहीं। अपवर्ड मोशन के लिए
आपका v जो रहता है वो क्या होता है, v क्या होता है, 0। और जो g रहता है ना उसको हम -10 लेते हैं या -9.8 लेते हैं, कारण हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। और जाना मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट ही ना होगा, तो 9.8 अभी भी लग रहा है बट वो अगेंस्ट ग्रेविटी। एक्सेलरेशन भी आपका एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है ना, ऊपर से नीचे गिर रहे हो तो 9.8, नीचे से ऊपर जा रहे हो तो -9.8। क्लियर है? तो उस केस में आपका जो इक्वेशन है, मैं जी को जी रहने दे रहा हूं, मैं जी को -g नहीं लिख रहा हूं, बस जहां जहां v है ना उसको 0 पुट कर रहा हूं। ये क्या हो जाएगा आपका, u इज इक्वल्स टू -gt, पहला इक्वेशन होगा, v की जगह 0 आ जाएगा ना, तो u इज इक्वल्स टू -gt होगा। बाद में आप g की जगह तो माइनस पुट करोगे ना अपवर्ड मोशन के लिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आया ना, समझ में आ रही मैं जो बोल रहा हूँ। फिर सेकेंड इक्वेशन h इज इक्वल्स टू, वो तो सेम रहेगा ना, उसमें कोई चेंज नहीं, बस वैल्यू g की माइनस आ जाएगी। और थर्ड इक्वेशन -u² इज इक्वल्स टू 2gh। यहां भी देखो जी की जगह आप -9.8 या -10 रखोगे, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो इक्वेशन आपके कुछ ऐसे हो जाएंगे। एम आई क्लियर? और जब आप डाउनवर्ड मोशन देखो, अभी छोड़ा नहीं मैंने बॉडी को, तो u की वैल्यू 0, और जैसे छोड़ूंगा तो v बढ़ता जाएगा। तो डाउनवर्ड मोशन में u क्या रहता है, 0, और a की वैल्यू आपकी, या सॉरी g की वैल्यू +9.8 या +10। क्लियर है? ठीक है। अब इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन v इज इक्वल्स टू gt, ये तो 0 है ना, h इज इक्वल्स टू हाफ gt², ये तो 0 हो गया। एंड थर्ड इक्वेशन v² इज इक्वल्स टू 2gh, ये आपके तीन इक्वेशन डाउनवर्ड मोशन पे। इक्वेशन तीनों और तीनों रटने नहीं है, अगर आपको ये पता है तो आप किसी का भी इक्वेशन बना लोगे, हमने कहीं नया इक्वेशन तो ना लाया है। अब इसी इक्वेशंस में तो कंडीशन बस पुट कर रहे हैं ना, कि अपवर्ड मोशन की कंडीशन क्या होती है और डाउनवर्ड मोशन की कंडीशन क्या होती है, वो पुट करने के बाद ये तीन और नए नए इक्वेशन आए, तो सारे इक्वेशन रटने हैं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, चलो फ्री फॉल हैंड डाल लिए सर, है ना। फ्री फॉल का डेफिनेशन लिखना है, फ्री फॉल का, फ्री फॉल का मतलब क्या होता है लिखो। ऐसे हम समझ जाते हैं ना, फ्री फॉल का मतलब सिर्फ बॉडी को छोड़ना, हम कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाते फ्री फॉल में, ठीक है, वी जस्ट लीव द बॉडी। देखो, अ बॉडी फॉलिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, फ्री फॉल का मतलब लिखो, अ बॉडी फॉलिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, a body falling towards the center of the earth falling, sorry, a body falling towards the center of the earth under the influence of, under the influence of, under the influence of, किसके कारण नीचे आ रही है वो, ग्रेविटी, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण। क्या बोलेंगे इसको अपन, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल कर रहा है ना अपन को, अर्थ पुश को ना कर रहा है, तो अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, under the influence of gravitational pull of the earth, is said to be a freely falling body, is said to be the freely falling body, is said to be the freely falling body। ठीक है, हाँ ठीक है, इसमें लिखना नीचे, in case of freely falling body, in case of freely falling body, in case of freely falling body, the acceleration of the body is equal to,
In case of freely falling body, the acceleration of the body is equal to, in case of freely falling body, the acceleration of the body is equal to the acceleration due to gravity. The acceleration of the body is equal to gravity. Answer it. The acceleration due to gravity. Clear है? जयती है नीलेश, मैं दिख रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. That is नीचे आगे लिखना A is equals to G. That is A is equals to G. जब यहाँ पे ऊपर सेंटेंस लिखे ना, वो इसी का मतलब है. Acceleration of the body is equals to acceleration due to gravity. जब फ्री फॉल होता है. क्लियर है? नीचे लिखना all the equations of motion can be rewritten as सबसे पहला इक्वेशन लिख लो, b is equals to u plus gt, h is equals to ut plus half gt square, v square minus u square is equals to 2gh. बाकी सब आपको पता है क्या होता है, बस g और h का मतलब लिखना, where g is acceleration due to gravity, and h is height of body. इसमें भी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे तो अपन ये इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है. बाकी कंडीशन अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन पे अलग अलग होगी, ठीक है. एक आध क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन मास और वेट की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है. मास वेट तक ही आ रहा है ना? हाँ, तो मास वेट एक ही टॉपिक है बस. मास एंड वेट एक टॉपिक है बस. अब आपका कहाँ पे आपका काम बता रहा है, ठीक है. लिखिए सब इक्वेशन. एक क्वेश्चन करते हैं, समझना उसको, है ना. चलो स्टार्ट करते हैं. लिखो, अ पार्टिकल इज थ्रोन अप वर्टिकली. ध्यान देना ना, न्यूमेरिकल. अ पार्टिकल इज थ्रोन अप वर्टिकली, अपवर्ड मोशन बोल रहे हैं, है ना. थ्रोन अप वर्टिकली with a velocity of is thrown up vertically with a velocity of 50 meter per second, with a velocity of 50 meter per second. 50. ठीक है. अब क्या क्या चीजें निकालनी है, एक एक करके लिखते चलना. फर्स्ट, what will be its velocity at the highest point of its journey? What will be its velocity at the
highest point of its journey. Second लिखना, second point. How high would the particle rise? How high would the particle rise? And third, what time would it take? What time would it take to reach the highest point? तीनों क्वेश्चन समझ में क्या क्या पूछ रहा है आपसे? मैंने अगर इस पेन को, ध्यान देना इधर, मैंने अगर इस पेन को 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उछाला ऊपर, ठीक है, तो सबसे पहला चीज पूछा है सबसे ऊपर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये कितनी ऊपर तक जाएगा, और इसको ऊपर तक जाने में टाइम कितना लगेगा। ये तीन चीजें पूछ गई है। सबको क्लियर है? देखो, जितनी ज्यादा वेलोसिटी से फेंकोगे ना उतना ज्यादा ऊपर जाएगा। ये तो मानते हैं ना, अपन बॉल फेंकते खेलते हैं, कभी आप लोग स्कूल में खेलते हो, कैच एंड कैच खेलते हैं, तो बॉल फेंकते हैं, देखते हैं कौन कितना हाइट तक बॉल फेंकेगा। फिर तो आप जितना जोर से फेंकोगे ना बॉल उतनी हाइट तक जाती है ना, उतना ही टाइम लगता है उसको ऊपर तक जाने का, और उतनी हाइट तक वो जाती है। जितना ज्यादा वेलोसिटी उतनी हाइट तक जाएगी और उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा उसको वहां तक पहुंचने में। मैंने अगर धीरे से फेंका कम हाइट तक गई और उसको जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, वो वापस भी आ गई जल्दी। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है सबको, है ना? तो ये तीन चीजें पूछी गई है। तो देखो हमको गिवन क्या क्या क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन ध्यान से देखना, फिर मैं आप लोग को दूंगा, सब सॉल्व करना, ठीक है? पहले समझ लो एक एक चीज इस क्वेश्चन की, ठीक है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हो सकता है किसी को टफ लग रहा होगा, बट समझना इस चीज को बहुत ईजी लगेगा, ठीक है? चालू करें। तो कभी भी कोई बॉडी को अगर आप नीचे से ऊपर फेंकते हो ना, तो उसकी इनिशियल स्पीड दी हुई रहती है, दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है आप सबको? ये देखो पहले, ठीक है? उस बॉडी की मैक्सिमम हाइट तक जाके जो स्पीड होती है ना, वो क्या होती है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जीरो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? जीरो। वो अपने मैक्सिमम हाइट में पहुंच के उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। नाउ बी पार्ट आपको हाइट चाहिए ना, एस एच। एच के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है। क्या क्या इक्वेशन है हमारे पास? एक है एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और एक है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। पहले वाले इक्वेशन में एच नहीं है कहीं पे भी, अगर पहले आप ध्यान दें, ये दोनों इक्वेशन में एच है ना, तो हम इन दोनों में से कोई भी यूज करके एच निकाल सकते हैं। आया ना? है ना? बट अभी इस क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया है। दिया क्या टाइम? तो ये क्वेश्चन नहीं यूज कर सकते, यार इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या बचा? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन यूज करें। उसके पहले एक चीज और मैं बता दूं, जब अपवर्ड मोशन है तो जी का वैल्यू क्या होगा? -9.8 मीटर पर सेकंड। ये इंपॉर्टेंट, माइनस लेना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप लोग, कई लोगों ने न्यूमेरिकल बनाया, सबका आंसर 14,000 न्यूटन आया, 2550 न्यूटन आया, है ना, बट किसी ने भी सामने माइनस साइन नहीं लगाया, क्योंकि वो सारे फोर्स रेजिस्टिव फोर्सेस हैं, और रेजिस्टिव फोर्सेस हमेशा नेगेटिव होते हैं। रोकने के लिए फोर्स लगेगा, है ना? मैं दौड़ के आ रहा हूं तो मेरा फोर्स पॉजिटिव है, बट मुझे रोकने के लिए आप तो मुझे रेजिस्ट करोगे ना, तो आपके द्वारा लगाया हुआ फोर्स नेगेटिव होगा। और हम दोनों केस में नेगेटिव फोर्स ही कैलकुलेट कर रहे थे। एक वो ट्रक को रोकने वाला था, है ना, 14,000 न्यूटन, 14,000 न्यूटन सबका आ रहा था, बट माइनस किसी ने लगाया कि ब्रेक तो नेगेटिव फोर्स कर रहा है ना, एक्सेलरेटर पॉजिटिव फोर्स कर रहा है, बट ब्रेक तो नेगेटिव फोर्स कर रहा है। ब्रेक एंड एक्सेलरेटर अपोजिट चीज करते हैं ना। एक्सेलरेटर से गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, ब्रेक से गाड़ी की स्पीड कम होती है, तो दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं ना भाई। आगे, ठीक है? तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? थर्ड इक्वेशन यूज करें। तो b की वैल्यू 0, तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। ध्यान देना, h का वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव ऐसे ही पॉजिटिव हो जाएगा।
ठीक है, तो v की वैल्यू 0 माइनस 50 का स्क्वायर, माइनस 50 का स्क्वायर नहीं है, माइनस 50 स्क्वायर। तुम्हें डिफरेंस समझ में आ रहा है? माइनस को भी स्क्वायर कर दो तो प्लस हो जाएगा ना, हमें क्लियर? दोनों में अंतर है कि नहीं? माइनस 50 का होल स्क्वायर और माइनस 50 स्क्वायर में अंतर है ना, ये नॉट इक्वल। ये माइनस 2500 है, ये 2500 है। यहाँ आप माइनस माइनस को भी स्क्वायर कर दिया, माइनस का माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, बट यहाँ माइनस 50 स्क्वायर लिखा हुआ है, मैं क्लियर? तो माइनस 50 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू, मैंने आप लोगों को जी का कुछ वैल्यू नहीं बताया ना, नहीं बताया ना क्वेश्चन में, तो 9.8 लेके चलते, ठीक है? ओके, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2500 और ये हो जाएगा आपका माइनस 19.68 हुआ। मल्टीप्लाई करो ना, 2 8 जा 16 का 6 बचा 1, 2 9 जा 18 प्लस 1 19 और एक पॉइंट लगा दिया 19.6 आएगा। हाँ, और कई बार मैंने देखा आपको मल्टीप्लाई करते हो और ना पॉइंट ठीक से ही लगाते, कई लोग ने ऐसा लिख दिया आंसर में 2550 न्यूटन आंसर आ रहा है, आपने पूरा मल्टीप्लाई किया है, वो डॉट इतना पतला इतना बारीक दिख रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि आपने 25,500 न्यूटन बोल रहे हो कि 2550 न्यूटन है आंसर। तो थोड़ा आंसर सही लिखा करो ना प्रॉपर तरीके से, समझ रहे? वरना सब सही था, कैलकुलेशन भी सही था, बट लिखते समय लास्ट में गड़बड़ लिखती है, उससे पूरा नंबर चाहिए। क्लियर है? अब क्या करना है अपन को, 2500 को क्या करना है 19.6 से मल्टीप्लाई करना है, यही था। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस दिस माइनस विल बी प्लस, तो h क्या हो जाएगा 2500 अपॉन 19.6 होगा ऐसा। उसको सॉल्व करना है ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना, ये पॉइंट को हटाने के लिए मैं एक जीरो लगा दूं ऊपर, लगा सकते हैं या नहीं? समझ में आ रहा है तो 196 अपॉन 10 करो, फिर 10 ऊपर जाएगा तो 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो h का वैल्यू हो जाएगा 25,000 अपॉन 196। आया ना? तो डिवाइड करें, ट्रिपल डिवीजन 25,000 अपॉन एक बार में जाएगा 196, क्या बोलते हैं? इसके बाद तो पार हो जाएगा ना, कितना बचा रिमाइंडर 50 और 4 54 बचेगा। आया ना? अब एक जीरो नीचे ले आओ, 196 और 540 कितने बार में जाएगा? 2 बार में तो जाएगा, 3 बार में शायद पार हो जाएगा ना। 19 का टेबल आता है किसी को? 19 का टेबल 93 का कितना होता है? 93 का 50 57, 500 एक तो पार हो जा रहा है ना, 540 है तो 57 है, उसमें तो मैं सिर्फ 90 का पहाड़ा बोल रहा हूँ ना, ये तो 196 है, ज्यादा ही होगा राजू। आया ना? तो अभी किया हो, समझ में आया सबको क्या किया अपन? तो 2 से ही जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। हमारा प्रकर देखना पहले बेटा, दूंगा ना टाइम, तो टेंशन नहीं, ठीक है? 2 टाइम्स से आएगा, तो 2 6 12 का 2 बचा यहाँ पे 1, 2 9 18 प्लस 1 19 का 9 बचा यहाँ पे 1, 2 1 2 प्लस 1 रिमाइंडर। ये 392 मतलब 400 में 8 कम है ना, 392 बोले तो 400 में 8 कम है, और 400 से 540 पे 140 ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल 140। एग्री? माइनस तो करना आता है ना, मैं इस तरह का माइनस करता हूँ, ठीक है? अब ये तो नहीं जाने वाला ना, एक जीरो और ले आता हूँ नीचे, 1480 196 इंटू 10 करूंगा तो 1960 आता है, राइट? जैसे 19 10 का 190 होता है, वैसे 196 10 का 1960 होगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 से नहीं तो 9 से 8 या 7 ट्राई करें, 7 ट्राई करें, 7 6 का 42 का 2 बचा 4, 7 9 का 63, 63 प्लस 4 67 का 7 बचा 6, 7 1 का 7 का 6, बट एकदम सही नहीं अपन 7 8 पे तो पार हो जाते हैं ना, क्योंकि इन दोनों में लगभग 100 108 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 108 दिख रहा है सबको? किसको नहीं दिख रहा 108? ये 72 या 80 है ना, 72 80 में 8 का डिफरेंस, और 3 और 4 में 1 का डिफरेंस, यानी कि 108 का डिफरेंस। एक और कर लेते हैं पॉइंट के बाद, एक डिजिट और ले आते हैं बस। ये 1080 कितने बार मिले जल्दी बोलो? 5 आज तो नहीं हो जाएगा, 5 0 0 5 6 30 0 बचा यहाँ पे 3,
5 9 का 45 प्लस की 48 का 8 बचे आपके 4 5 1 का 5 और 9 नहीं हुआ ठीक ठीक है। अब इसका इसका मल्टी इसका सब्ट्रैक्शन कुछ भी रहने वाला नहीं है। हमारा आंसर कितना आ गया 127.5 मीटर। इतना दूर जाएगा ये पेन अगर मैं इसको 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंकूं। समझ में आ रहा है? आया ना? इतना 1 मीटर होता है। अब सोचो 127.5 मीटर कितना होगा। इस बिल्डिंग से बड़ा हो जाएगा। समझ रहे? क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? ये हो गया हाइट कितना जाएगा। अब अगर आप ज्यादा हाइट से फेंको ज्यादा स्पीड से फेंकोगे तो और ऊपर जाएगा। हाँ ना? अल्टीमेटली अपन ने किया क्या है, जो भी वेलोसिटी थी इसका स्क्वायर किए हैं। जो भी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सर आपने बोला जितना स्पीड से फेंकेंगे जितना स्पीड से फेंकेंगे उतना स्पीड से जाएगा नहीं बोला मैं। जितना स्पीड से फेंको उतना ऊपर जाएगा। तो कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना। मैं और स्पीड से फेंकूंगा तो क्या धीरे रहेगा? ये तो नीचे तक आ जाएगा। ये ऐसा फेंका अब ऐसा फेंका। अरे जितनी स्पीड से फेंकूंगा ऊपर उतना उतना ऊपर जाएगी ना बॉडी। बच्चे को नहीं खिलाया कभी? ऐसे ऐसे धीरे धीरे खिलाओगे तो बच्चे यही लगा बच्चे लगा ऊपर फेंक दो और ऊपर जाएगा कि नहीं। मतलब मैंने ज्यादा वेलोसिटी से फेंका तो बच्चा ऊपर तक जाएगा। मैं धीरे धीरे ऐसा कर रहा हूँ तो यही यही हाइट तक है। जितना जोर से फेंकूंगा उतना जोर से जाएगा वो तो जाएगा ही। जितना जोर से फेंकूंगा उतनी हाइट तक जाएगा और उतना टाइम लगेगा उसको अपनी मैक्सिमम हाइट पहुंचने में। मैं क्लियर? ठीक है। तो देखो आप कर क्या रहे हो, अल्टीमेटली हाइट निकालने के लिए आप क्या कर रहे हो? दो चीजें की। एक जो भी वेलोसिटी थी उसका स्क्वायर हुआ है और नीचे आपका 2g आ रहा है। और ये कहां से आया फॉर्मूला? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh लिए थे ना। उसकी जगह अपन ने v को 0 रख दिया डाउनवर्ड अपवर्ड मोशन के लिए और यू जी की जगह माइनस जी रख दिया। तो यही तो आया फॉर्मूला आपका u स्क्वायर इक्वल टू gh। तो h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय टू कहां गया? 2gh तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g। यहां से फॉर्मूला तो फॉर्मूला नहीं रखना है बिल्कुल। बेसिक याद रखो इक्वेशंस अपने आप क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है सबको यहां तक? उसके अलावा थर्ड पार्ट क्या बोला आपको? टाइम निकालने बोला। कितना टाइम लगेगा उसको ऊपर तक जाने में। अब टाइम हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में भी है और सेकंड में भी। थर्ड में नहीं है ना टाइम। बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। थर्ड में नहीं है टाइम तो आप फर्स्ट के सेकंड कुछ भी ले लो। क्या ले लें? चलो तो v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी। ठीक है 50 माइनस अपवर्ड मोशन है ना 9.8 आया ना। 9.8 को इधर ले आओ टी के साथ होगा ऐसा। अब टी निकालने के लिए 50 डिवाइडेड बाय 9.8 या फिर एग्जैक्टली 500 डिवाइडेड बाय 90। फिर इसका तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। तो कितना आएगा अप्रॉक्स तब भी 5 पॉइंट समथिंग आएगा। अरे ये 100 होता तो 5 आता ना आंसर। अरे 90 की जगह 100 होता तो 5 आता कि आंसर। अभी 100 से कम है तो आंसर 5 से थोड़ा ज्यादा आएगा। तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप लोग मुझे बताओगे क्या आएगा। 5 पॉइंट के बाद 2 डिजिट मुझे बताना क्या आएगा। जल्दी चलो सॉल्व करो। 5 के बाद 2 या 1 डिजिट बता दोगे तो भी चलेगा। ठीक है चलो पीछे से सॉल्व करना चालू करो। यहाँ से पहले गिवन चीजें लिख लो फिर आगे बढ़ो।
आराम से 5 सर कोई कुछ बोल रहा था क्या? सर 5.102 आ रहा है। ठीक है, 5.1 सेकेंड। आंसर क्या हो जाएगा? 5.1 सेकेंड। यहाँ ये सब हो गया सबका नोट? हाँ, जल्दी करो। फाइव पॉइंट वन सेकेंड। जरूरत नहीं है ना लिखने का, इतना समझा लो। Then the sketch. Five point one second. ये नीचे से ऊपर हुआ, आप एक ऊपर से नीचे कर लेते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब जितना टाइम बॉडी को नीचे से ऊपर जाने में लगता है ना, उतना ही टाइम बॉडी को ऊपर से नीचे आने में लगता है, क्योंकि दोनों तरफ एक्सेलरेशन तो सेम है ना। बस माइनस पॉजिटिव पे तो बस फर्क हुआ है ना। ऊपर से जब आपने नीचे से ऊपर फेंका था तो -9.8 है, जब ऊपर से नीचे आएगा +9.8 है। बट जितना, अगर मान लो 4 सेकंड लगा, 5 सेकंड लगाना है इस बॉडी को ऊपर जाने में, इतना ही टाइम उसको नीचे आने में भी लगेगा। 5.1 से क्लियर है? अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि अगर सब बॉडी में ग्रेविटी बराबर लगती है तो फिर एक फेदर और एक बॉल में, बॉल पहले नीचे क्यों आती है, फेदर बाद में क्यों आता है? बिकॉज ऑफ एयर फ्रिक्शन। एयर ड्रैग बोलते हैं, क्या बोलेंगे? एयर ड्रैग। ड्रैग करना मतलब एयर उसको ऊपर की तरफ ड्रैग करता है, और क्योंकि वो लाइटर बॉडी है फेदर, उसमें एयर फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है, बॉल में एयर फ्रिक्शन कम लग रहा है। पर अगर आप कहीं से वैक्यूम कंडीशन क्रिएट कर लेते हैं, वैक्यूम कंडीशन क्रिएट करने में अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो, वैक्यूम मतलब नथिंग, वहां पे कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं, तब अगर आप दोनों को एक साथ ड्रॉप करोगे तो दे विल फॉल एट द सेम टाइम। एक वीडियो भी है, वीडियो भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको, आज देखना उसको, ठीक है? कहीं बाहर फॉरेन में ऐसी कंडीशन, एक चेंबर बनाया था लोगों ने, उस चेंबर में उन्होंने प्रॉपर उस कंडीशन को लाया था, फुल वैक्यूम कंडीशन, जहाँ पे फिर उन्होंने एक साथ एक हाइट पे ले जाके फेदर और बॉल को ड्रॉप किया था, तो बोथ फॉल एट द सेम टाइम सर, बोथ फॉल एट द सेम टाइम। उसके जस्ट पहले उन्होंने एक सिंपल रूम में किया था, उसी रूम में विथ एयर, तो देखा जैसे ही दोनों को छोड़ा तो बॉल पट से नीचे आ गई, बट फेदर आराम से धीरे धीरे नीचे आ गई एयर फ्रिक्शन के कारण। ग्रेविटी दोनों में 9.8 ही लग रही है, but just because of less mass of feather, it was experiencing more air friction. Clear? तो अगर आप भूल जाओ तो मुझे याद दिलाना सर, वो वीडियो का लिंक डालो, ऐसा करके बोल रहा हूँ मैं समझ। हाँ क्या ऐसी आप बॉल फेदर करोगे तो आ जाएगा यूट्यूब में, मैं भी यही करके सर्च करूंगा, करूँगा सर, यही करूँगा। पहला क्वेश्चन बात। हाँ चलो क्वेश्चन देखो, ये ऊपर से नीचे है, ठीक है? अभी अपन नीचे से ऊपर फेंके थे, अब ऊपर से नीचे छोड़ेंगे। चलो लिखो क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू अबव प्रॉब्लम। इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ऊपर थोड़ा रह जाएगा ये पेन, नीचे भी तो आएगा ना, तो अब इसी पेन को नीचे भी लेके आते हैं, ठीक है? तो विथ रेफरेंस टू अबव प्रॉब्लम, विथ रेफरेंस टू अबव प्रॉब्लम, find the velocity, find the time with reference to above problem. First लिखना, find the time
द पार्टिकल टेक्स, find the time the particle takes find the time the particle takes from the highest point back to the initial point, from the highest point back to the initial point. Back to the एंड सेकेंड चीज लिखना, सेकेंड इसमें क्या निकालना है, find the velocity with which find the velocity with which find the velocity with which the particle reaches the initial point. Find the velocity with which the particle reaches the initial point. चलो अब देखो इस क्वेश्चन में अपने पास हाइट क्या होगी, 127.5 मीटर हुआ ना, हुआ इतना। अब जब ऊपर से नीचे आता है तो इनिशियल वेलोसिटी, ऊपर से जब नीचे आएगा तो इनिशियल वेलोसिटी, नीचे से ऊपर जाएगा तो फाइनल जीरो, ऊपर से नीचे आएगा तो इनिशियल, ठीक है। टाइम हमें निकालना है कि इसको वापस नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, बट हमें पता है कि वो इस हाइट से उसको नीचे आना है, तो उसको इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है वापस, ठीक है। और अब जी की वैल्यू कितनी होगी, प्लस 9.8 मीटर। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन यूज करें जिससे टी निकल जाए इतने ही डेटा से, फर्स्ट में तो वी भी है ना सर सेकंड सेकंड में अपने पास v नहीं होता, हमको जरूरत भी नहीं है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम निकल जाएगा u0, समझ रहे हैं। तो सेकंड इक्वेशन से h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये जीरो है ना, प्लस हाफ g की वैल्यू, ये अपर मोशन में हमेशा नहीं लिया जीटी जीरो, तो मल्टीप्लाई जीरो से, ओहो चलो एक सेकेंड, ठीक है। हाफ जी की वैल्यू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, और ये कितना है 124, क्लियर है। ये तो जीरो हो जाएगा ना, पहला टर्म जीरो, ठीक है पीयूष जी। 127.5 इज इक्वल्स टू 9.8 टी स्क्वायर अपॉन 2, या फिर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 127.5 इंटू 2 अपॉन 9.8, यहाँ तक भी ठीक है। पहले इसको निकालो फिर अपन अंडर रूट करेंगे, डबल करना है 255 होगा ना, क्या बोलते हैं, हाँ 100 का डबल 200, 27 का डबल 54 और 0.5 का डबल 1, तो 255 होगा, हाँ अपॉन 9.8, या फिर 2550 अपॉन 98। तो सॉल्व कर लेते हैं, 1275 है ना, 1 टाइम्स में 2 टाइम्स में 7 एंड 5 में, और ये 49 टाइम्स, ऐसा कुछ होगा। और कुछ जाएगा क्या, देखो 3 से नहीं जाएगा, 4 5 7 से नहीं जाएगा, ठीक है ओके। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया एवरीवन, तो टी का मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट ना, आया ना,
हो गया तो 49। अब 49 का अंडर रूट तो पता है सबको 7 है, तो 7 तो बाहर ले लो, बस बचा क्या 1275 का अंडर रूट निकालना है। आया ना, 1275 का अंडर रूट निकालेंगे ना। आगे बढ़ो, नेक्स्ट स्लाइड में जाओ। 1275 का अंडर रूट अपॉन 7, ये आपका टाइम होगा। अब 1275 का अंडर रूट कितना आएगा पता है किसी को? ठीक है, अप्रॉक्स आप लोगों का स्क्वायर कितने चीज का आता है, कहां तक का स्क्वायर पता आपको? 25 का स्क्वायर सर उसके लास्ट 5 आप तभी तो 25 का स्क्वायर पूछ रहा हूँ, नहीं पता 25 का स्क्वायर? देखो उसका एक ट्रिक होता है, जो ऐसे वाले होते हैं ना, 25 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है ना, तो हम क्या करते हैं, पहले 5 का स्क्वायर निकालते हैं। कितना होता है 5 का स्क्वायर? यहाँ ध्यान दो, एक ट्रिक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और जो बच गया ना 2, 2 का अगला नंबर क्या होता है? 2 3 जा 625 इज द 25 का स्क्वायर। पता है ये ट्रिक? नहीं पता, बट ये अब तो याद है ना, 25 का स्क्वायर 625 होता है। ऐसी 35 का स्क्वायर निकालो, अब बताओ आप लोग। 25 आएगा? हाँ या ना, ट्रिक से ऐसे करके भी देखो, 35 यही है। ठीक है, तो ये 1275 है, 1225 आया, मतलब थोड़ा इसके पास ही होगा कुछ वैल्यू। वैल्यू ऑफ दिस इज नियर टू 35। हाँ या ना, एग्री करते हो सब? Yes, sir. और 36 का स्क्वायर तो 35 से 36 के बीच में ही आएगा। 36 का स्क्वायर इसके पार हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू 35 से 36 के बीच में ही आया ना। आप लोग लॉन्ग डिविजन मेथड आता है स्क्वायर रूट निकालने का? कैसे निकालते हैं? 1275 देख के कुछ ऐसा करते हैं ना, याद है ये हो? कैसे करते हैं? स्टार्ट अपन इसको 2 से ही करते हैं, जरूरी है पेयर बनाते हैं, और जो भी इसके नियरेस्ट का जाएगा उससे करते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो ऐसा कुछ ऐसी है ना, वो याद कराऊंगा, मेरे को याद नहीं। अब 375 आया है ना, और यहाँ पे अपन 3 लिख देंगे। ठीक है, अगला 5 टाइम्स में, 5 टाइम्स 5 से 20 5 बचा यहाँ पे 2 32 होगा ऐसा। कितना बचा? 50। पेयर में 0 ले लो, पेयर में लेते हैं जो चीज देते हैं ना। अब ये 2 0 नीचे आया 5000, और ये कितना आया 70। अब क्या लो 35 पॉइंट, हाँ कितना लेंगे? 5 बार में, 6 बार में भी जा सकता है ना, ये तो 6 टाइम्स में जाएगा, 7 टाइम्स में हो सकता है पार हो जाए। 6 टाइम्स लेता हूं मैं, 6 6 जा 36 एंड 6 7 जा 7 बार में भी चले जाता शायद। 7 टाइम्स कर रहा हूँ ना इसे, 7 7 जा 49, 7 7 जा रहेगा, बस इसका रिमाइंडर कुछ नहीं, 35.7 ये आएगा इसका अंडर रूट। मैंने बोला था ना 30 से 36 के बीच में होगा। कितना आया? 35.7। और नीचे क्या है, तो आंसर क्या आएगा? आया वो सेम टाइम जितना बॉडी को ऊपर जाने में लग रहा था। एम आई क्लियर? पक्का? कुछ नया नहीं किया अपन आज अभी, क्लियर है सबको? यहाँ मतलब कि टाइम जितना जाने में लगे उतना, पर आपको अभी इस क्वेश्चन में टाइम जाने का नहीं पता ना, वो तो क्वेश्चन में पीछे दिया था, हमने निकाला था, बट यहाँ तो आप नए सिरे से टाइम कैलकुलेट किए ना। चलो चालू करो यहाँ से। 49 है भाई, 46 लिख रखा है, 40 लिखा, क्या कर रहा है? इससे बोलता हूँ पहले देख लिया कर, बाद में देखो टाइम दूंगा नोट करने का, इतना हड़बड़ी क्या था तेरे को? सर टाइम तो सेम है, तो टाइम नहीं लिख सकते दोबारा? टाइम से भी टाइम नहीं ले सकते दोबारा मतलब? सर मतलब हम लोग को मालूम है ना, आने के टाइम भी 5.1 सेकंड लगेगा, तो इक्वेशन करे बिना। नहीं नहीं, अगर आपको कैलकुलेट करने बोला है तो निकालना है, ठीक है? यस सर। अरे ये क्वेश्चन में अपन दोनों चीज कर लिए,
वरना क्वेश्चन एक ही चीज का आएगा, समझ रहे हो, या तो अपवर्ड मोशन होगा या तो डाउनवर्ड मोशन होगा। आपको टाइम तो निकालना ही पड़ेगा ना, वो तो मैंने आपको बता दिया कि जितना जहाँ टाइम जाने में लगता है उतना टाइम वापस आने में लगता है, बट क्वेश्चन तो आपको या तो अपवर्ड मोशन का होगा या तो डाउनवर्ड मोशन का होगा, तो टाइम तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। समझ रहे हो सभी अंशुल? अब इसकी वेलोसिटी निकालनी है, ऊपर छोड़े थे तब तो 0 था, बट नीचे आते आते तो उसकी स्पीड बढ़ेगी ना, क्योंकि कंटिन्यूअस उसके ऊपर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा है, उसकी स्पीड बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, गिरने के जस्ट पहले उसकी स्पीड मैक्सिमम हो, वो मैक्सिमम स्पीड निकालना है v, तो 0 हो गया, ये निकालना, ये हो गया सबका। देखो इतना कैलकुलेशन देख के आप लोग बीच में ही थक जाते, हार जाते, बट फिर आंसर नहीं आता ना थक हारने से। अगर आप शुरू से ठीक से क्वेश्चन कर रहे हो तो अपने पूरे कैलकुलेशन तक बढ़ो आगे, फिर आप लोग को लगता है अरे ऐसा कैलकुलेशन तो हो नहीं सकता, शायद मैं कहीं गलत कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, आप छोड़ देते हो, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से पूरा कैलकुलेशन करना है, कि यहाँ तक लाके छोड़ देंगे तो आंसर थोड़ा आएगा कि इस टाइप की, ऐसा कोई टाइम आपको बताता है कोई? हाँ, ऐसा टाइम बताऊं कल से मैं कि कल से कोचिंग का टाइम इतना बटे इतना होगा, आप कैलकुलेट करके फिर इतने बजे आना, ऐसा नहीं बताते ना कभी भी टाइम। हम टाइम एक एग्जैक्ट एक बताते हैं, एक स्टेटमेंट के रूप में कि हाँ इतने बजे आना है, इतना टाइम लगा मुझे वहां से यहाँ आने में, कि हम ऐसे कैलकुलेशन करने के लिए छोड़ देते इतना बटे एक अंडर रूट भी है सर, आप देख लो आप कैलकुलेट कर लो, ऐसा नहीं होता। अगर आंसर टाइम है तो वो प्रॉपर एक न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए, एक न्यूमेरिक फॉर्म में होना चाहिए। है क्लियर? यानी यहाँ तक सेकंड पार्ट हैं। हाँ सर फर्स्ट इक्वेशन से भी तो निकाल सकते थे। v नहीं पता ना सर तो v तो 0 होगा ना। कैसे 0 होगा? अगर आप डाउनवर्ड मोशन में हो तो v तो हमें निकालना है अभी। यस सर। v तो 0 किसके लिए था? अपवर्ड मोशन के लिए। ऊपर वाली बात तो खत्म हो गई, जब आप नीचे से ऊपर गए ना तो ऊपर वाला केस तो खत्म हो गया, अब तो हमें ऊपर से नीचे आना है, और ऊपर से नीचे आते समय u 0 होता है, v तो अब निकालेंगे अपन। तो आपको अभी यहाँ क्या पता है? बस हाइट पता है और कुछ नहीं पता है। क्या पता है? बस हाइट, और आपको ये पता है कि g को प्लस लेना है। मैं क्लियर? और कुछ नहीं पता था ना। और नीचे से ऊपर जाते समय भी आपको एक ही चीज पता थी, क्या पता थी? वेलोसिटी, कि इतने वेलोसिटी से फेंका गया। तो ये चीज तो पता होनी भी चाहिए, तभी आप आगे कैलकुलेशन कर पाओगे। समझ रहे? अपवर्ड मोशन में आपको इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, या एटलीस्ट हाइट पता होना चाहिए कि इतने वेलोसिटी से फेंके तो हाइट इतनी पहुंची, तो आप कम से कम वेलोसिटी निकाल सको। है ना क्लियर? और अगर आपको डाउनवर्ड मोशन में बोला तो कम से कम हाइट तो देना चाहिए, तब आप आगे निकाल पाओगे कुछ। क्लियर है? तो इसकी वेलोसिटी निकालते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस kt करके आप निकाल लो। 49 है सॉरी हाँ 49.9 9.8 इंटू 5.1 पॉइंट्स पे डाल के कहीं और u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। हमने हाइट का हाँ जी, हाइट तो पता है ना 127। ठीक है, कितना आ रहा है? v is equals to 0 plus 9.8 into 5. आया सर 49.9 कुछ आ रहा है। 49.98 फर्स्ट। ठीक है, क्लियर है सबको ये? ठीक है, नेक्स्ट हैंड डालो। मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को दूंगा होमवर्क में, मास एंड ये इसके, तो आप लोग करना घर पे। और नेक्स्ट हैंड डाल दो, मास एंड वेट। पेपर कब है? आगे और उससे पहले किसी का 24 के पहले किसी का पेपर? सर 20 से
20, 19 भी है, 19 के पहले वाले और थे। सर हेडिंग करा 19 तो साइंस है ना, ठीक है। तो जितना मैंने पढ़ा है सब वही वही पोर्शन है ना, उसके अलावा ऐसा कुछ चैप्टर नहीं है ना जो पोर्शन नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंड डालो, मास एंड वेट। मास एंड वेट, ठीक है। अब देखो मास का मतलब क्या होता है, मास इज द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द बॉडी। जैसे मैं अगर इसका एक चीज का मास देखो ना, तो अपन कहेंगे कि हाँ इसका कितना मैटर है, उसका टोटल मास को हम, या उसके टोटल कंटेंट को हम मास बोलते हैं। पर अगर मैं इस पेन को यहाँ रख दूं, और अब ये पेन कितना वजन दे रहा है उस बुक के ऊपर, कितना फोर्स लगा रहा है उस बुक के ऊपर, उसको कहेंगे उस पेन का वेट। क्योंकि आप देखो, अगर पेन कहीं रखा है तो उसके ऊपर ग्रेविटी भी तो लग रही है ना, लग रही कि नहीं लग रही? मैं अगर यहाँ खड़ा हूं तो मेरे ऊपर ग्रेविटी भी लग रही है, तो मैं जो नीचे फोर्स लगा रहा हूँ जमीन पे, उसमें ग्रेविटी का एक्शन है कि नहीं है? क्लियर है ना? तो वो कहलाता है वेट। तो वेट इज द फोर्स, एक्चुअली वेट क्या होता है, फोर्स विच वी आर एक्सर्टिंग ऑन द ग्राउंड, और उसका कारण है ग्रेविटी। क्योंकि हम जब भी कहीं भी खड़े हैं, हमारे ऊपर ग्रेविटी लग रही है, हमारे मास के ऊपर उतनी ग्रेविटी लग रही है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अब जैसे मैं खड़ा हूँ सैंड के ऊपर और अनुष्का खड़ी है सैंड के ऊपर, तो हम लोग में से किसकी सैंड ज्यादा नीचे धसेगी? ऑब्वियसली मेरी, क्योंकि मेरा वेट ज्यादा लग रहा है नीचे, अनुष्का का वेट कम लग रहा है। भले दोनों का ग्रेविटी सेम है 9.8, बट मेरा मास ज्यादा है ना, तो मेरे कारण अर्थ में फोर्स ज्यादा लग रहा है। समझ रहे हैं? बोलते ना बोझ, क्या बोलते बोझ, धरती का बोझ। तो मैं ज्यादा धरती पे बोझ डाल रहा हूँ इन कंपैरिजन टू अनुष्का। समझ रहे हैं? तो वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑन द अर्थ या ऑन द सरफेस, ठीक है। और मास का मतलब होता है इट इज द एक्चुअल कंटेंट या मैटर ऑफ द बॉडी। और मास कभी चेंज नहीं होता किसी बॉडी का, मास कभी चेंज नहीं होगा बॉडी का। वेट चेंज हो सकता है, क्यों? क्योंकि वेट किस पे डिपेंड कर रहा है? जी पे। मैंने बोला ना वेट जी पे डिपेंड कर रहा है। हम दोनों के ऊपर सेम जी लग रहा है, बस उन लोगों का मास अलग अलग है, ठीक है। तो हमें पता है ना कि जी की वैल्यू तो इक्वेटर में अलग होती है और पोल में अलग होती है। जी की वैल्यू अर्थ में अलग होती है, जी की वैल्यू मून में अलग होती है। तो मेरा वेट अर्थ में अलग होगा और मेरा वेट मून में अलग होगा। तो वेट एक्चुअली होता है m इंटू जी। वेट क्या होता है? m इंटू जी। इट इज द, एक्चुअली हम जो गिरते हैं ना, हमारे वेट के कारण ही गिरते हैं। हमारा m वो क्या होता है, फोर्स जिससे हम गिर रहे हैं, m इंटू जी होता है। अभी पीछे पड़े थे ना, और वही फोर्स हमारा वेट होता है। समझ रहे हो दोनों चीजें? मैंने क्या बोला, वेट इज द फोर्स विच वी आर एक्सेप्टिंग ऑन द अर्थ या सरफेस, एंड फोर्स, उसी फोर्स से हम गिर रहे हैं नीचे, या यही फोर्स मैं नीचे लगा रहा हूं। मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं नीचे? मेरा मास और ग्रेविटी, m इंटू जी। समझ रहे हैं? और यही आपके वेट के बराबर होता है, m इंटू जी। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी। और मास का फॉर्मूला क्या होगा? इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इट्स द सम ऑफ ऑल द मैटर। हाँ, अरे वो अलग चीज है, वैसे नहीं बोल रहा हूँ। सिर्फ मास निकालना हो तो आप जितना भी मैटर है ना, उसके मास को कैलकुलेट कर लो। जैसे मेरा हाथ का मास अलग निकाल लो, मेरे पैर का मास अलग निकालो, सर का मास, पेट का मास, हर बॉडी ऑर्गन का मास निकाल के ऐड करो, दैट विल बी द मास ऑफ द बॉडी। एम आई क्लियर? तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट की। मास का यूनिट हमें पता है ना, ग्राम या केजी। बट वेट इज अ फोर्स, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? क्लियर है? वेट का यूनिट क्या होगा? क्योंकि वेट एक फोर्स है और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो वेट का यूनिट भी न्यूटन होगा। है ना क्लियर यहाँ तक? ठीक है। उसके अलावा मास कभी जीरो नहीं हो सकता किसी बॉडी का। ये हमें पता है ना, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस। मतलब हर मैटर का मास तो होगा ही, तो कोई भी मैटर का मास जीरो नहीं हो सकता, बट एक मैटर का वेट जीरो हो सकता है। कब? जब ग्रेविटी जीरो होगी। ग्रेविटी कब जीरो होती है? जब हम सेंटर ऑफ अर्थ में जाते हैं। तो वेट कैन बी जीरो, मास कैन नेवर बी जीरो। मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वेट कैन वेरी, क्योंकि जी का वैल्यू अलग अलग होगा। माय वेट ऑन अर्थ विल बी मोर देन माय वेट ऑन मून, क्योंकि मून में ग्रेविटी कम है। मून की ग्रेविटी मैं आपको बता दूं कितनी होती है,
अगर अर्थ की ग्रेविटी को आप जी से रिप्रेजेंट करते हो ना, और मून की ग्रेविटी को जी एम से, तो जी एम इज 1/6 ऑफ जी, ये वैल्यू होगी, मतलब 9.8/6, 9.8/6। हाँ जयती, सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। नहीं विजिबल है। नीलेश आपको विजिबल है? यस सर। जयती, नेटवर्क प्रॉब्लम, समझ रहे हैं? तो ग्रेविटी एट मून इज 1/6 द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अगर आप निकालना चाहो तो 9.8 को 6 से डिवाइड कर दो, तो एग्जैक्ट वैल्यू भी निकल जाएगी कि मून की ग्रेविटी कितनी है। निकाले, वन टाइम में जाएगा 6, बचा 3, 38.6 टाइम्स में 36, बचा 2, 3 टाइम्स में, तो 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द ग्रेविटी ऑन मून। समझ रहे? तो ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑन। क्लियर है सभी को? तो आप ऐसा अपना मास भी निकाल सकते हो ग्रेविटी मून पे। आपका वेट भी अभी जितना वेट होगा ना, उसका 1/6 वेट होगा आपका मून में। क्लियर? ठीक है, तो ऐसा लिखा था ना कि आई एम नॉट फैट, आई एम बोर्न इन रॉन्ग प्लैनेट, ऐसा कुछ करके लिखा था ना, टी शर्ट में ऐसी कोई कोटेशन डालते हैं, नहीं सुने कभी? और एक और चीज, मास को अपन मेजर किससे करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस से। देखिए कभी सब्जी वब्जी लेने गए हो तो स्प्रिंग बैलेंस होता है ना, या बीम बैलेंस बोल लो, स्प्रिंग बैलेंस नहीं, बीम बैलेंस हो गया। यहाँ पे आपने तराजू रख दिया 1 किलो का, और उतना ही सब्जी यहाँ पे डाल दी, तो समझ में आता है कि 1 किलो हो गया। ये होता है मास। अब उस सब्जी का मास 1 किलो, और वेट नापने के लिए अपन यूज करते हैं स्प्रिंग बैलेंस, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस से अपन फोर्स नापते हैं। हाँ, वो भी मास ही है, वो वेट नहीं है actually। हाँ बट वो मास ही है। ठीक है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखने का काम अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। बाकी चीज समझ में आ गई ना, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। ऐसे ही ना मास और वेट का भी डिफरेंस लिखेंगे अपन, जैसे जी और जी में डिफरेंस लिखे है ना, कैपिटल जी वर्सेस स्मॉल जी, वैसे ही मास और वेट में भी डिफरेंस लिखेंगे। ठीक है, मास इज इक्वल टू वेट नहीं होगा कभी भी।